केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा। ट्रंप एक साथ 9 करोड़ लोगों को मारने की तैयारी में है क्या? उधर ईरान की वो तैयारी जो पूरी दुनिया में कोहराम मचा देगी क्या? सड़क पुल हर जगह खड़े हो गए लोग। ईरान में सबसे बड़ा नरसंहार करेगा अमेरिका और दुनिया देखती रहेगी क्या? तेल, पावर प्लांट और क्या क्या तबाह हो जाएगा अगर ट्रंप की सनक वाले बम का टाइमर बंद ना हुआ। वो चैप्टर जो आपको बताएगा कि कल ट्रंप प्रलय लाएंगे, ईरान सब तबाह करेगा या कुछ और ही होने वाला है। इसके अलावा पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, पाताल से ढूंढ निकालेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये सब जो कह रहे वो एक्शन जिसने टीम राहुल में भूचाल ला दिया, आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। पवन खेड़ा के घर पहुंच गई हिमंता की पुलिस, जांच में क्या मिला, क्या गिरफ्तार हो जाएंगे खेड़ा? हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा, असम चुनाव के बीच सबसे बड़े बवाल में राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी आंच के, आज इसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा बंगाल में चुनाव आयोग ने आज जो लिस्ट दिखाई उसमें ऐसा क्या है कि ममता के होश उड़ गए? भारत को धमकाने निकले पाकिस्तान की नई बेइज्जती, अब वो एक्शन होगा कि सब घर में बंद हो जाएंगे क्या? महंगाई, भुखमरी, गरीबी से जूझते भिखारी पाकिस्तान के और टुकड़े होंगे, राजनाथ सिंह ने क्या कह दिया? और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, ये टाइप सी चार्जर आजकल बड़ा इस्तेमाल होता है। आपने सोचा है कभी कि ये टाइप सी चार्जर में ये सी का मतलब क्या होता है? सोचा है कभी? बताऊंगा इसके बारे में भी, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए वीजा जारी किया है। यह वीजा 10 से 19 अप्रैल तक बैसाखी के लिए जारी किए गए। 2800 से ज्यादा तीर्थयात्री सालाना त्योहार में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। तीर्थयात्री इस दौरान गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा ननकाना साहिब और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया है। पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही हर विधानसभा में 10 मार्गों का विकास भी कराया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम कर रही है। इस साल की शुरुआत में कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू को निष्कासित कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए वाली टिप्पणी करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा में 19 लोकेशन पर छापे मारे। इस दौरान श्रीनगर से लश्कर आतंकी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला पिछले 16 सालों से फरार था। अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के बाहर लश्कर तैयबा के ठिकाने बनाने में कामयाब रहा था। बिहार के समस्तीपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा फैक्ट्री से 2 पिस्टल, गोलियां और बंदूक बनाने का सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह 6 से 8 हजार में हथियार सप्लाई करता था। लैटिन अमेरिकी देश पनामा में एक फ्यूल टैंकर में भीषण विस्फोट हो गया। यह हादसा ब्रिज ऑफ द अमेरिकाज के पास हुआ। आग फैलकर 2 स्टोरेज यूनिट तक पहुंच गई, जिसके बाद आग की लपटें पुल तक पहुंच गई। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। और पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा ट्रंप एक साथ 9 करोड़ लोगों को मारने की तैयारी में है क्या? उधर ईरान की वो तैयारी जो पूरी दुनिया में कोहराम मचा देगी क्या? सड़क पुल हर जगह खड़े हो गए लोग। ईरान में सबसे बड़ा नरसंहार करेगा अमेरिका और दुनिया देखती रहेगी क्या? तेल, पावर प्लांट और क्या क्या तबाह हो जाएगा अगर ट्रंप की सनक वाले बम का टाइमर बंद ना हुआ। वो चैप्टर जो बताएगा कि कल ट्रंप प्रलय लाएंगे, ईरान सब तबाह करेगा या कुछ और होगा। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को अगले कुछ घंटे में अगर रोका नहीं गया तो जिस तरह से वो सनक पे सवार हो रखे हैं वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आप देखिए कि किस तरह की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो आज की रात एक पूरी सभ्यता, एक पूरी सिविलाइजेशन को ऐसा खत्म कर देंगे जो दोबारा आ नहीं पाएगी। आप सोच रहे हैं इस लाइन का मतलब?
सिविलाइजेशन खत्म करना, ऐसा खत्म करना कि वो दोबारा आ ना पाए। भाई ये तो प्रलय लाने वाली बात है। और इसीलिए लोगों को शक हो रहा है कि क्या न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका। क्या ट्रंप आज की रात ईरान में सबको मार देंगे? भाई ईरान कोई छोटा देश नहीं है, 9 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर, और इनमें ईरान के 1.5 करोड़ लोगों ने तो खुद को तैयार भी कर लिया है कि मारो, हम मरने को तैयार हैं। 1.5 करोड़ लोग बॉस। अगर ट्रंप आज की रात उन्हें मार देते हैं तो वो मरने के लिए तैयार बैठे हैं, करें हम झुकेंगे नहीं, मार दो, खत्म करो मामला। ट्रंप ने ईरान को आज रात तक का अल्टीमेटम दिया है कि डील करो, नहीं तो महाविनाश कर देंगे, पुल उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, सब खत्म कर देंगे। लेकिन बॉस, कैसे ईरान में लोग सड़क पर, पुल पर, दूसरी हर जगह पर सिर पर कफन बांधकर खड़े हो गए कि आओ मिसाइल गिराओगे, आओ न्यूक्लियर बम गिराओगे, आओ मारोगे। आप देखिए पब्लिक खड़ी हो गई सड़क पे बॉस। ये कह रहे हैं हमको नहीं डर लग रहा मरने से। मारना चाहते हो मारो, दुनिया को दिखाओ कि तुम सुपर पावर अमेरिका सड़क पर निहत्थे खड़े लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, उन सबको मारना चाहते हो। और मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा जो ईरान से आ रही है। आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इतना बड़ा नरसंहार होगा जिसमें ऐसी छोटी छोटी बच्चियां सड़क पर खड़ी हैं, जिसमें करोड़ों लोगों को ट्रंप मार देंगे कहा जा रहा है। दुनिया कुछ नहीं बोलेगी बॉस, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि यह आदमी जो है कह रहा है मैं पूरी सभ्यता खत्म कर दूंगा। कोई देश बोलने को तैयार नहीं है, दुनिया देखती रहेगी। ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देने की ट्रंप ने जो धमकी दी है, उस पर अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, ईरान ने क्या जवाब दिया है। अगर ट्रंप ईरान में सब कुछ तबाह करेंगे तो ईरान मरते मरते क्या करने की तैयारी में है। आपको ईरान की उस तैयारी के बारे में भी बताऊंगा जो दुनिया में कोहराम ला देगी। आपको यह भी दिखाऊंगा कि ट्रंप की डेडलाइन से पहले ही कैसे हर तरफ धमाके शुरू हो गए, कैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन पर अटैक होने लगे हैं, कैसे ईरान के तेल गैस पर भी बड़े हमले होने लगे हैं। यह सब आपको दिखाऊंगा। दुनिया में क्या अगले 8 घंटे बाद तबाही मचने वाली है, ट्रंप क्या करने वाले हैं, ईरान क्या करने वाला है, या कुछ भी नहीं होगा, सब बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ घंटे बाद क्या करने वाले हैं? क्या ट्रंप प्रलय लेकर आएंगे, या ईरान तबाह कर देगा दुनिया को, या फिर कुछ और ही होगा जिसके बारे में बात हो? इन सारे सवालों पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है बॉस, क्योंकि आप ट्रंप की बातें सुनिए, हर कोई शॉक्ड है। ट्रंप ने नई धमकी देते हुए कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी जिंदा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। हालांकि अब जब ईरान की सत्ता बदल चुकी है, वहां बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग आ गए हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो सकता है। आज रात हमें पता चल जाएगा, जो दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। 47 सालों की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का आखिरकार अंत होगा। ईरान के लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ईश्वर की कृपा तब बरसेगी जब आप जो है वो बम बरसाएंगे और वो मर जाएंगे। ये कौन सा लॉजिक है बॉस? ट्रंप पहले से ही कह रहे हैं कि ईरान ने तो बात नहीं मानी तो उसे स्टोन एज यानी पाषाण काल में पहुंचा दूंगा। आज ट्रंप ने पूरी सभ्यता खत्म कर देने की धमकी दे डाली। ट्रंप की ऐसी सनक भरी धमकियों को दुनिया देख रही है। दुनिया कह रही है कि यह तो पागलपन है बॉस, ट्रंप को रुकना चाहिए। लेकिन ट्रंप किसी की सुन ही नहीं रहे। ना उन्हें किसी की परवाह है, ना इंटरनेशनल कानूनों की फिक्र है। अफसोस यह है कि ट्रंप को रुक जाना चाहिए। ये सोशल मीडिया से लेकर उनके देश में कुछ नेता तो कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह रहे। यूनाइटेड नेशन कान में तेल डालकर सोया हुआ है। भगवान जाने किस चीज के लिए यूनाइटेड नेशन बना हुआ है। भगवान जाने कि बड़े बड़े देश किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब बम गिर जाएगा, कोई परमाणु हमला हो जाएगा, या पूरी तबाही फैल जाएगी, चाहे इधर से फैले चाहे उधर से, तब आओगे बोलने क्या? ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा है कि 1,40,00,000 से ज्यादा बहादुर लोग ईरान की रक्षा के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं।
पेजेश्कियन ने कहा कि वो भी ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे और रहेंगे। ईरान ने लोगों से ईरान के रक्षा ठिकानों के सामने ह्यूमन चेन बनाने की अपील की, जिससे दुनिया को बताया जा सके कि अमेरिका ईरान में युद्ध अपराध कर रहा है, वॉर क्राइम। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ से ज्यादा है। अगर ट्रंप ईरान में सब खत्म कर देने की बात कर रहे हैं तो क्या ट्रंप 9 करोड़ लोगों को मार देंगे? और अगर ईरान ने पलटकर मरते मरते मारना शुरू किया और खाड़ी देशों में बम गिराने शुरू कर दिए, खाड़ी देशों में भी लोग मरेंगे। खाड़ी देशों में ऑलमोस्ट 1 करोड़ भारतीय रहते हैं बॉस। उनका क्या होगा? उन भारतीयों का क्या होगा? यह सिर्फ अमेरिका ईरान की बात नहीं है बॉस कि अमेरिका ईरान को मार देगा, ईरान पलट के अमेरिका को नुकसान कर देगा। जो तबाही की बात हो रही है, जिस प्रलय की बात हो रही है, अगर वो आएगी तो खाड़ी देश के लोग भी मरेंगे, वहां बसे हुए भारतीयों पे भी खतरा होगा और आने वाले बहुत लंबे समय तक दुनिया उस प्रलय के मार झेलेगी। आप देखिए कि ईरान से कैसी तस्वीरें आने लगी हैं। ईरान के एक और पावर प्लांट के सामने लोगों ने बकायदा ह्यूमन चेन बना ली। लोगों के हाथ में पोस्टर है, बैनर है, जिसमें एंटी अमेरिका नारे लिखे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम पावर प्लांट उड़ाओ, साथ में हमको भी उड़ा दो। सैकड़ों हजारों की संख्या में ईरान के लोग अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए सामने आ गए। एक तरह से ट्रंप के सामने ईरान के लोगों ने चैलेंज खड़ा कर दिया है कि हम मरने से नहीं डरते, तुम मारो और दुनिया को दिखाओ तुमने मारा है लोगों को, इन बच्चियों को। डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि वो सबको मार देंगे, मार दो, लेकिन मारते मारते ये भी तो बताओ, ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, या ईरान जवाब देगा और उसमें कहीं और बच्चे मरेंगे, भारतीय मरेंगे या कोई और देश के लोग मरेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? डोनाल्ड ट्रंप इनको मार किस बात के लिए रहे हैं ये भी तो बताएं। रिजीम चेंज करने के लिए। जब पूरी सभ्यता खत्म कर दोगे तो उस रिजीम चेंज को देखेगा कौन? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए मार रहे हो तो उसको बंद ही तुमने कराया। अगर ईरान का तेल लूटने के लिए मार रहे हो तो दुनिया को बताओ कि तुम ईरान का तेल लूटने के लिए करोड़ों लोगों को मारने से पहले नहीं सोच रहे। और अगर सिर्फ अपनी सनक में, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मार रहे हो तो खुल के बोलो। पावर प्लांट ही नहीं, ईरान के पुलों पर भी लोगों को जमा होने की खबर है। ईरान के अहवाज शहर में व्हाइट ब्रिज पर लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई, जहां छोटी छोटी बच्चियां शामिल हैं, महिलाएं। मार दोगे, सबको मार दोगे। वहीं ईरान के ऐतिहासिक डेजफुल पुल को बचाने के लिए छात्राएं बुर्का पहनकर पुल पर पहुंच गई और ह्यूमन चेन बनाया। सभी छात्राओं के हाथ में ईरान का झंडा था। अमेरिका ने ईरान के शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमला किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी को काफी नुकसान पहुंचा। इसी मलबे के बीच यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने छात्रों की क्लास ली और ट्रंप को मैसेज दिया कि ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे। आप देखिए, वो टूटी बिल्डिंग में आदमी बैठ के पढ़ा रहा है और ट्रंप क्या कह रहे हैं? हम क्या उड़ाएंगे? क्या कह रहे हैं? आपने सोचा? वो कह रहे हैं मैं पुल उड़ा दूंगा। पुल पे कौन सा परमाणु बम रखा है जिसको तुम उड़ाना चाहते हो? आपका लॉजिक ये था कि भाई ईरान परमाणु बम बना रहा है जो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। पहले कहा कि 6 महीने पहले मैंने वो बम उड़ा दिया, खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा इनके पास। आज की डेट में आप कहते हो उनका एयरफोर्स, उनका नेवी सब खत्म कर दिया मैंने। तो पुल उड़ा किस बात का रहे हो जब पूरा ईरान खत्म कर चुके हो? कह रहे हो रेलवे स्टेशन किस बात का उड़ा रहे हो? वहां ईरान के सैनिक बैठे हैं रेलवे स्टेशन पर, वहां उनका परमाणु हथियार रखा हुआ है रेलवे स्टेशन पर। आप हर उस जगह को टारगेट कर रहे हो जहां आम पब्लिक से जुड़े हुए मसले हैं, आम आदमी वहां होता है, और आप कह रहे हो कि आप वॉर क्राइम नहीं कर रहे हो। ट्रंप की महाविनाश की धमकी के बाद ईरान ने आज यह भी तय कर लिया कि अब अमेरिका से किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। पहले ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज चल रहे थे, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ईरान ने भी कह दिया कि ट्रंप जिस तरह से धमकी दे रहे हैं उसमें कोई बात ही नहीं करनी, यह बेकार है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं, ईरान को लगता है कि यह आदमी हम पे प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, तो जब तक हम बातचीत करेंगे यह प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की उलझुल बातें करता रहेगा। तो एक काम करो, बात ही बंद कर दो। पहले अपना दिमाग ठंडा करें डोनाल्ड ट्रंप, इलाज कराएं अपना, अगर वाकई सीरियस है बात करने को लेकर तब आएं टेबल पर। इस बीच मैं ईरान से भी कहूंगा कि आप अपने जज्बे को दिखा रहे हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप भी जो ये पोस्ट करते हो ना अलग अलग डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाने के लिए, वो भी कोई सीरियसनेस नहीं है बॉस। ईरान को भी थोड़ी सीरियसनेस दिखानी चाहिए कि अगर एक आदमी
सनक में ऐसी हरकतें कर रहा है और आप उसको पिन मार रहे हो, तो आप इसी दिन के लिए खड़े हो जा रहे हो जब आप ये देख रहे हो कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर वो सनक दिखा रहा तो आप तो कम से कम रिस्पॉन्सिबल बनो। उसके मीम बना बना के डाल के उसको और पिन क्यों मार रहे हो? क्यों ईरान ऐसा कर रहा है? लेकिन दोनों तरफ से सीरियसनेस ही नहीं है बॉस। और ऐसे में बातचीत से हल कैसे निकलेगा? दुनिया कुछ बोलने को तैयार नहीं। आप यह भी देखिए कि एक तरफ ट्रंप प्रलय लाने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी टीम के लोग कुछ और बात कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यह युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, जबकि ईरान कह रहा है कि ट्रंप की नई धमकी के बाद सारी बातचीत बंद हो चुकी है। कोई बातचीत भी कैसे होगी जब ट्रंप इस तरह की धमकी देंगे कि पूरी सभ्यता खत्म कर दूंगा? बातचीत तो ठंडे दिमाग से होगी ना। ट्रंप जिस तरह की गर्मा गर्मी के मूड में रहते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, कौन बातचीत करेगा भाई? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान ने अपना बर्ताव नहीं बदला और ट्रंप की डेडलाइन पर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया तो कुछ बड़ा हो सकता है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि अमेरिका के पास ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया, लेकिन अगर ईरान नहीं सुधरा तो राष्ट्रपति ट्रंप इन टूल्स का इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान ने हॉर्मूज बंद कर रखा है और इससे दुनिया में तेल सप्लाई रुकी पड़ी है। तेल सप्लाई ठीक से हो, इसके लिए ईरान को ट्रंप के अल्टीमेटम पर सही रिस्पांस करना हो। लेकिन बहुत सवाल तो यह है कि हॉर्मूज कैसे बंद हुआ? हॉर्मूज बंद करने की वजह तो ट्रंप का युद्ध है ना भाई, वो तो खुला हुआ था हॉर्मूज। ट्रंप अगर युद्ध की सनक नहीं दिखाते तो हॉर्मूज बंद भी नहीं होता। युद्ध करके हॉर्मूज बंद करवा दिया, आप कह रहे हैं कि हॉर्मूज खोलने के लिए सब कर रहे हैं। इसके लिए ट्रंप सब कुछ खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अगर वो चाहें तो ईरान के सारे पावर प्लांट और सारे ब्रिज 4 घंटे के अंदर जमींदोज हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा और ये सब करने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में करीब 7.5 घंटे का समय है और जब ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो ट्रंप क्या प्लान बनाकर बैठे हैं जिसकी चर्चा है वो भी आपको बताता हूं। ट्रंप ने सेना के साथ मिलकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है, ऐसी खबरें कि कहां कहां अटैक करना है। ट्रंप के प्लान के मुताबिक ट्रंप ईरान के एनर्जी और बुनियादी ढांचे को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। पावर प्लांट, महत्वपूर्ण ब्रिज, पेट्रोकेमिकल स्टील प्लांट को तबाह करेंगे। उसके बाद ट्रंप ईरान के रणनीतिक ठिकानों को बर्बाद कर सकते हैं, जैसे सरकारी इमारतें, हवाई अड्डों, न्यूक्लियर प्लांट्स, वेपन डिपो, रेल लाइन, सब उड़ा देंगे। और इसी प्लान के हिसाब से डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर कैसे हमले शुरू हो गए हैं, यह भी आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं। सुनिए ट्रंप को, जिनको किसी की परवाह है नहीं, चाहे उनके एक्शन को वॉर क्राइम ही क्यों ना कहा जाए। वो ईरान की तबाही से पहले नहीं रुकने वाले कह रहे हैं। आप इस आदमी का लॉजिक देखिए। पत्रकार पूछ रहा है कि आप जो करेंगे ईरान में वो कैसे वॉर क्राइम नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने 45,000 प्रदर्शनकारियों को मारा है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अरे उन्होंने अगर 45,000 को मारा तो तुम क्या 1.5-2 करोड़ को मार दोगे क्या? 9 करोड़ को मार दोगे क्या? और जब ये सब करोगे और मारोगे उसमें वो प्रदर्शनकारी नहीं होंगे, इसकी गारंटी तुम लोगे क्या? क्या हिसाब है बॉस? ईरान में कट्टरपंथ था, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उसका इलाज ये थोड़ी है कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दो। इधर ट्रंप ने ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कही, उधर ईरान पर खतरनाक हमले शुरू हो गए। यानी ट्रंप ने अपनी सनक का ट्रेलर दिखाना आज से शुरू कर दिया। आप देखिए कि आज ही इजराइल ने ईरान के रेल नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू किया। आज इजराइल ने ईरान के रेल नेटवर्क पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान के तबरेज, मियाने, जंजान और काशान में रेल रूट पर हमले किए गए, जिससे कई रेल पुल टूट गए हैं ईरान में और कई रूटों पर ट्रेन रोकनी पड़ गई है ईरान को। ईरान के रेल नेटवर्क पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें एक रेलवे पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। इस पुल पर इजराइल ने बम मारा था, जिसके बाद यह पुल टूट गया। यानी ट्रंप की डेडलाइन के मुताबिक इजराइल ने पहले ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। इजराइल न सिर्फ रेल नेटवर्क को निशाना बना रहा है, बल्कि ईरान के लोगों को चेतावनी भी दे रहा है कि ट्रेन से दूर रहो। इजराइल ने ईरान में लोगों को ट्रेन में सफर न करने की चेतावनी जारी कर दी। अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल न कीजिए और रेल पटरियों से दूर रहिए। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास मौजूदगी जान के लिए खतरा हो सकती है, यह इजराइल ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी। आज ही ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी अमेरिका ने फिर से हमला कर दिया। खार्ग आइलैंड पर हमले के बाद पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराने की आशंका फिर बढ़ गई है, क्योंकि खार्ग आइलैंड ही वो जगह है जहां से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक खार्ग द्वीप पर 50 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के खिलाफ अब ट्रंप ने ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। एयरफोर्स के साथ साथ अमेरिकन नेवी भी फ्रंट पर आ गई।
अमेरिकी नेवी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी नेवी के सबसे ताकतवर वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन को दिखाया गया है। अब्राहम लिंकन के डेक से एक के बाद एक फाइटर जेट टेक ऑफ करते दिख रहे हैं। ये फाइटर जेट अपने साथ भारी भरकम बंकर बस्टर बम ले जा रहे हैं जिनसे ईरान में तबाही मचाई जा रही है। ये ट्रेलर दिखाकर ट्रंप ने बता दिया कि आज डेडलाइन खत्म होने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। ईरान की टोटल तबाही ट्रंप का इकलौता मकसद दिखने लगा है। लेकिन अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो फिर ईरान क्या करेगा, ये भी आपको बताता हूं। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। ईरान ने भी प्लान बना लिया है कि वो किस तरह से मरते मरते अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। ईरान की सेना ने वीडियो जारी करके कहा है कि इजराइल के सारे पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को तबाह कर देंगे। साथ ही इस क्षेत्र की वो सारी कंपनियां जिसमें अमेरिका की भागीदारी है, उन सभी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। आईआरजीसी ने यूएई के स्टारगेट एआई डेटा सेंटर पर हमले की धमकी दे दी है। स्टारगेट एआई डेटा सेंटर में एनवीडिया, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों ने निवेश कर रखा है। ईरान का दावा है कि स्टारगेट एआई डेटा सेंटर 1 गीगावाट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट है। यानी ईरान भी मरते मरते लोगों को मार के जाएगा। क्या ही चल रहा है बॉस। ईरान ने भी ट्रंप को बता दिया है कि वो हमला करने में सक्षम है। उसे भी सारे अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी कंपनियों के बारे में जानकारी है। यानी वो कह रहा है कि तुम मारोगे तो हम मारेंगे। कोई सीज फायर जैसी बातचीत लग ही नहीं रही है बॉस। और यह युद्ध तभी रुक सकता है जब दुनिया घुसे इसमें, लड़ने के लिए नहीं, कम से कम ये बोलने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप आप जो ये कह रहे हो ये ठीक नहीं है, रुको। ईरान आप भी रुको और उसके बाद जो है ना किसी तरीके से रास्ता निकाला जाए। लेकिन जब तक आप अमेरिका को रोकोगे नहीं, वो उधर से मारेगा, ये इधर से मारेंगे, यही चलता रहेगा। अमेरिका ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की बात कही तो ईरान ने भी उसी भाषा में अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों को तबाह करने की धमकी दे दी है। ईरानी सेना आईआरजीसी ने कहा है कि अब सब्र की सीमा पार हो गई है। हम अमेरिका और उसके सहयोगियों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह कर देंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में सालों तक तेल और गैस के लिए तलाश कर रह जाएं। इधर ईरान भी अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को लगातार फोड़ रहा है। आज ईरानी सेना आईआरजीसी ने दुश्मनों पर 99वीं मिसाइल वेव लॉन्च करने का दावा किया। इन मिसाइलों ने गल्फ देशों से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा दिया। इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान की आईआरजीसी नेवी का दावा है कि उसने अमेरिका के एक और MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। यह ड्रोन ईरान के केशम द्वीप के ऊपर उड़ रहा था। उसी वक्त ईरानी सेना ने इसे इंटरसेप्ट किया और उड़ा दिया। ईरान ने अब तक अमेरिका के 16 MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। उधर तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। आईडीएफ ने 10 जगहों पर ईरानी मिसाइलों के धमाके की पुष्टि की है। एक क्लस्टर मिसाइल तो सड़क पर आकर गिरी जहां कारें और बाइक हाई स्पीड में दौड़ रही थी। इस धमाके में एक कार बाल बाल बची। तेल अवीव में कई जगहों पर ईरानी मिसाइलें गिरने से भारी नुकसान की खबर है, जबकि एक मिसाइल इजराइल के इलात शहर की तरफ दागी गई थी। इजराइल ने इस मिसाइल को रोक लेने का दावा किया है। इन हमलों के बीच ट्रंप की धमकी से खाड़ी देशों में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर ट्रंप ईरान को खत्म करने की धमकी पर आगे बढ़े तो ईरान ने भी कसम खा रखी है कि वो पूरे इलाके को खत्म कर देगा। इससे खाड़ी देशों में कैसे हड़कंप मच गया आप वो देखिए। कतर जो पहले से ईरान के हमलों को झेल रहा है, उसे भी लग रहा है कि अब यह युद्ध तबाही की तरफ जा रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप की धमकियों और ईरान के पलटवार की धमकी पर कहा कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह तनाव ऐसी स्थिति में ले जाएगा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसे कोई नहीं संभाल पाएगा बॉस, और हम उस पॉइंट के बेहद करीब हैं। इसमें कोई विनर नहीं होगा, सिर्फ बर्बादी बढ़ती जाएगी। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कई लोगों को लगता है अरे अमेरिका है, ईरान बर्बाद हो जाए, अच्छा अमेरिका पिट रहा है, बहुत अच्छा। नहीं बॉस, यह अमेरिका और ईरान की बात ही नहीं रह गई है, यह पूरी दुनिया की बात रह गई है। और ट्रंप जो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए धमकी है एक तरह की। ट्रंप की सनक भरी धमकियों से अमेरिका में भी हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ऐसा कुछ करते हैं तो इससे अमेरिका तबाह हो जाएगा। अमेरिका के पूर्व डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो केंट ने ट्रंप को फिर से नसीहत दी है कि युद्ध रोक दो। जो केंट ने कुछ दिनों पहले ही ईरान युद्ध का विरोध करते हुए ट्रंप की टीम से इस्तीफा दिया था। अब जो केंट ने कहा है कि ट्रंप को लगता है कि वो ईरान को विनाश की धमकी दे रहे हैं, लेकिन असल में अब अमेरिका ही खतरे में है। अगर वो ईरानी सभ्यता को मिटाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया में अमेरिका को अराजकता फैलाने वाले के रूप में देखा जाएगा।
जिससे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में हमारा स्टेटस खत्म हो जाएगा। इससे हमारी इकोनॉमी उलट पुलट हो जाएगी और ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, फिर भी हमारे पास तबाही को टालने का समय है। अगर ट्रंप अंधाधुंध गुस्सा और तबाही के बजाय गंभीर बातचीत करने का साहस दिखाते हैं। और ट्रंप क्या सोच रहे हैं? वो ईरान को मारने के लिए निकलेंगे, भयंकर तबाही मचाने निकलेंगे, पूरी सिविलाइजेशन खत्म करने पर आ जाएंगे और चाइना और रूस छोड़ देंगे। वो चुपचाप ईरान को खत्म होते हुए देखते रहेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की इस बादशाहत को चुनौती नहीं देंगे। और अगर वो घुसे तो यह मामला कहां जाएगा, नहीं सोच रहे हैं आप? अमेरिका में बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पागलपन के लेवल पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप के सहयोगी रह चुके लोग खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर रही मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि अमेरिका पर एक भी बम नहीं गिरा, हम पूरी सभ्यता का विनाश नहीं कर सकते, यह पागलपन और ईविल है। मार्जोरी टेलर ग्रीन वही नेता हैं जिन्होंने ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 25 को लागू करने की मांग की थी। लेकिन ट्रंप अपनी सड़क में कुछ भी कर सकते हैं। ईरान पर ट्रंप के बड़े हमले की आशंका को देखते हुए भारत ने भी ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक भारत ने अपने लोगों से कहा है कि अगले 48 घंटे तक भारतीय लोग जहां हैं वहीं रहें, बाहर ना निकलें। पावर प्लांट, मिलिट्री ठिकानों और इमारतों से टॉप फ्लोर से दूर रहिए। यह भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। तो अगले 7-7.5 घंटे के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तबाही मचाएंगे? यह अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। और अगर ट्रंप नहीं रुके तो यह तबाही भी नहीं रुकेगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, पाताल से ढूंढ निकालेंगे। हिमंता का वो एक्शन जिसने टीम राहुल में भूचाल ला दिया। पवन खेड़ा के घर पहुंच गई हिमंता की पुलिस। जांच में क्या मिला? क्या गिरफ्तार हो जाएंगे पवन खेड़ा? हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा, असम चुनाव के बीच सबसे बड़े बवाल में राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी क्या आंच? अब इसका चैप्टर देखिए। आज असम में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 9 अप्रैल को वोटिंग है, लेकिन इसके बीच असम में सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने असम के सीएम हिमंता और उनकी पत्नी पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, आज उन आरोपों की आंच खुद पवन खेड़ा तक पहुंच गई। असम पुलिस आज दिल्ली आ गई पवन खेड़ा के घर पे छापा मारने, और मार दिया छापा। पवन खेड़ा तो घर पे नहीं मिले, लेकिन कुछ सबूत असम पुलिस ने जब्त किए हैं, कहा जा रहा है। पवन खेड़ा कहां है यह भी क्लियर नहीं। असम के सीएम कह रहे हैं कि वो तो भाग गए, लेकिन असम पुलिस कह रही है कि पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। असम पुलिस भी कह रही है कि जल्द उनको ट्रेस कर लेंगे। यानी पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन मामला सिर्फ पवन खेड़ा तक सीमित नहीं है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि इस कहानी के पीछे राहुल गांधी हैं, इसलिए केस राहुल गांधी तक जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि पवन खेड़ा असम पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या उन्हें अपने आरोपों पर भरोसा नहीं है? उनके पास तो अच्छा मौका था, असम पुलिस को सारे सबूत देते या सीधे कोर्ट में जाके सबूत देते। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सबूत सही है, इसी वजह से सीएम हिमंता बौखला गए। पवन खेड़ा को डराने धमकाने के लिए पुलिस भेज दी है, जबकि पुलिस तो सीएम हिमंता के घर भेजनी चाहिए। मतलब असम में चुनाव से पहले सीएम हिमंता और कांग्रेस के बीच भयानक सियासी लड़ाई छिड़ गई। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। वो कह रहे हैं कि अगर पवन खेड़ा पाताल में भी छुप गए तो वहां से ढूंढ के निकाल के लाएंगे और एक्शन होगा। और राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष को भी लपेट दिया उन्होंने। आज आपको बताऊंगा कि सीएम हिमंता ने राहुल गांधी के लिए क्या कह दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए क्या कह दिया, पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने जैसी भाषा सीएम क्यों बोल रहे हैं, कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जो आरोप सीएम के परिवार पर लगाए उन आरोपों का सच क्या निकल रहा है, क्या नए नए खुलासे हो रहे हैं, सीएम हिमंता की उम्मीदवारी कैंसिल करने की शिकायत किसने कर दी है, यह मामला कहां जा रहा है, सियासी तूफान क्यों इतना बड़ा हो गया है, कैसे दोनों तरफ से बयानबाजी के तगड़े हमले हो रहे हैं, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है, तो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर? देखिए, असम में 9 अप्रैल को वोटिंग है। 5 अप्रैल को कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की। आरोप लगाया कि सीएम हिमंता की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। उनके पास विदेश में प्रॉपर्टी है, लेकिन हलफनामे में यह जानकारी छिपाई गई।
वोटिंग से ठीक पहले गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस ने सनसनी मचा दी। इस आरोप पर हिमंत बिस्वा शर्मा भड़क गए। आरोपों को झूठा बताते हुए पवन खेड़ा पर तगड़े एक्शन लेने की बात की और आज ही असम क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पवन खेड़ा के घर पहुंच गई। पुलिस असम पुलिस ने बताया कि वो पवन खेड़ा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन पवन खेड़ा घर पर मिले नहीं। इधर पवन खेड़ा असम पुलिस के सामने नहीं आए, उधर सीएम हेमंता ने कह दिया कि पवन खेड़ा भाग गए, लेकिन उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। सुनिए सीएम हेमंता कैसे पवन खेड़ा पर फायर हो रखे। पवन खेड़ा के रेसिडेंस पे पुलिस पहुंची। वो पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है। वो भाग गया ना, अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि पवन खेड़ा पाताल में छुप जाएंगे तब भी असम की पुलिस नहीं छोड़ेगी। इधर सीएम हेमंता ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा हैदराबाद में। उधर पवन खेड़ा के हैदराबाद में होने के दावों की पुष्टि करने वाली कुछ तस्वीरें आई। दावा है कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक सफेद रंग की गाड़ी में पवन खेड़ा दिखे। वो मीडिया के कैमरों से नजर बचाते दिखे। देखिए, एक दावा है कि हैदराबाद में उनका एक घर है, उस लोकेशन से वो निकले और किसी अज्ञात लोकेशन पर चले गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या असम पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा भाग रहे हैं? हैदराबाद से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। असम में 9 अप्रैल को चुनाव है और उसके अंतिम क्षणों में अभी हम देखेंगे तो एक तरीके से एक पासपोर्ट युद्ध छिड़ गया है। अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं बंजारा हिल्स से। ये है निवास पवन खेड़ा जी का। यहाँ से वो कुछ ही क्षण पहले यहाँ से निकलते हुए हमें दिखे। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरा ने उन्हें अपने उन पे नज़र रखने की कोशिश की, पर तभी अपने गाड़ी में, अपने कार में वो छुप कर जाते हुए दिखाई दिए। एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे पवन खेड़ा चले गए। यानी हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि गाड़ी में ये जो झुका हुआ शख्स दिख रहा है, ये हमारे रिपोर्टर का दावा है कि पवन खेड़ा थे। उन्होंने कैमरा देखा तो ऐसे झुककर वहां से चले। लेकिन असम के सीएम कह रहे हैं कि पवन खेड़ा कहीं भी छिप जाए, बचेंगे नहीं। आप देखिए कि कैसे हेमंता बनाम पवन खेड़ा का जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इधर असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच गई तो उधर कांग्रेस भी सीएम हेमंता की शिकायत लेकर चुनाव आयोग और ईडी पहुंच गई। सीएम हेमंता की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली शिकायत चुनाव आयोग को दी गई है। आरोप लगाया गया है कि सीएम हेमंता ने पत्नी की संपत्ति से जुड़ी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस मामले की पूरी जांच भी की मांग की है। सीएम हेमंता की शिकायत लेकर कांग्रेस ईडी के पास पहुंच गई। सीएम हेमंता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई। यानी कांग्रेस ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब जवाब में हेमंता बिस्वा शर्मा ने एफआईआर कर दी, उनकी पत्नी ने एफआईआर कर दी, पुलिस पहुंच गई पवन खेड़ा को पकड़ने, तो अब कांग्रेस जो है वो ईडी और इलेक्शन कमीशन तक जा रही। यानी कांग्रेस ने वोटिंग से ठीक पहले असम के सीएम को रेस से बाहर करने का दांव चला और इसलिए सीएम हेमंता का पारा चढ़ा हुआ है। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दे, लेकिन साथ में वो कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक सीएम की कुर्सी पर बैठे, उनका गुस्सा हो सकता है, उनके एक्शन की बातें हो सकती हैं, लेकिन गाली गलौज करना ये कहां का हिसाब है बॉस? ये डोनाल्ड ट्रंप वाला हिसाब है कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे और गाली दे रहे हैं। आप अग्रेशन के साथ अपनी बात रख रहे हैं, वो समझ में आ सकता है, आपका गुस्सा समझ में आ सकता है, आप पुलिस का एक्शन चाह रहे हैं, आप एफआईआर कर रहे हैं, समझ में आ सकता है, लेकिन गाली गलौज देख करके आप अपनी ही बात को हल्का कर रहे हैं। सीएम हेमंता की बातों पर कांग्रेस कह रही है कि यह सीएम का डर दिखा रहा है, उनको तो सफाई देनी चाहिए, लेकिन मामले को दबाने के लिए पुलिस भेज रही है। उधर असम की पुलिस कह रही है कि उसने तो पवन खेड़ा के घर से कुछ सबूत मिले हैं। पुलिस अपने साथ 2 लैपटॉप, एक मोबाइल और एक पेन ड्राइव ले गई। सुनिए असम की पुलिस क्या बता रही। केस हैज बीन रजिस्टर्ड in crime branch police station Guwahati and we wanted Mr. Pawan Kheda in connection with the case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो, and we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But sir, electronic devices have been seized. Where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, but I will trace him out. Have any devices been seized, sir? Have any devices been seized?
असम पुलिस कह रही है कि उन्हें पवन खेड़ा के घर से कुछ सबूत मिले, वो पवन खेड़ा को जल्द पकड़ लें। लेकिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो इस मामले को पवन खेड़ा से आगे ले गए। वो दावा करने लगे कि यह मामला राहुल गांधी तक जाएगा। सुनिए एक बार। पाताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। सीएम हिमंता ने तो राहुल गांधी को भी लपेटने की बात कह दी। उधर कांग्रेस कह रही है कि इन सबसे वो डरने वाले नहीं। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो हमारा रिप्लाई कि ये झूठ है सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे ये सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। गिरफ्तारी की तलवार लटक दी। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी सीबीआई कितने इनकम टैक्स कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि विदेश मंत्री तो बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है, तो इन आरोपों पर विदेश मंत्रालय को स्थिति क्लियर करनी चाहिए। इस पर सीएम हिमंता कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पागल जैसी बात कर रहे हैं। वो सबको पागल बुलाने लग गए। कह रहे हैं कि विदेश मंत्री क्या कांग्रेस का दामाद है क्या? सुनिए एक बार। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? सीएम हिमंता कांग्रेस लीडरशिप पर फुल फायर हो रखे। उधर कांग्रेस नेताओं ने भी हिमंता पर बैक टू बैक हमले किए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हिमंता बिस्वा शर्मा से उन सवालों का जवाब देने को कहा जो दुबई में परिवार के नाम प्रॉपर्टी और अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी को लेकर पूछे गए। आगे भूपेश बघेल ने लिखा कि सवालों का जवाब देने के बजाय पवन खेड़ा के घर में असम और दिल्ली पुलिस को भेजना बताता है कि बीजेपी डरी हुई है, बौखलाई हुई है। असल में पूछताछ तो हिमंता और उनके परिवार से होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्ट बीजेपी तानाशाही का नंगा नाच करके भ्रष्टाचार को ढकना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि पवन खेड़ा को पब्लिक इंटरेस्ट में बेसिक सवाल पूछने पर अरेस्ट करने के लिए पुलिस कर्मियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के सीएम परेशान, हताश और घबराए हुए हैं। यह प्रोसेस के तहत नहीं हो रहा है, यह स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने लिखा कि असम पुलिस प्राइवेट सेना बन गई है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि जिन 3 पासपोर्ट की बात पवन खेड़ा कर रहे थे उसको लेकर क्या खबर आ रही। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर? जैसे जंगल राज हो दिल्ली में, कानून का राज न हो। कल मुख्यमंत्री जी, पत्नी भक्त मुख्यमंत्री जी आसाम के, उन्होंने कहा मैं टेढ़ा कर दूंगा और सारे काम छोड़ के आसाम की पुलिस गुवाहाटी से चल के दिल्ली पहुंच जाती। ये हम आज़ाद भारत में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कानून का राज है। अरे भाई आप FIR दायर करिए, इन्वेस्टिगेट करते, हमको मौका देते, हम आपको तथ्य देते। सीएम हिमंता और कांग्रेस के बीच चल रहे इस भयंकर बवाल के पीछे पवन खेड़ा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट, दुबई में 2 प्रॉपर्टी है, अमेरिका में शेल कंपनियों में हिस्सेदारी है। सुनिए 5 अप्रैल को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने क्या कहा था जिसको लेकर इतना बवाल मचा है। फिर इन आरोपों का सच क्या निकल रहा है वो भी बताऊं। कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है
ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भूया शर्मा रिनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिनिकी भूया शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। पवन खेड़ा ने पहले तो यह आरोप लगाया कि असम के सीएम की पत्नी के पास यूएई, इजिप्ट और एंटीगुआ बारबुडा का पासपोर्ट है। लेकिन यह बात कहने के तुरंत बाद उन्होंने यूएई का नाम लेते हुए कहा कि हेमंता की पत्नी के नाम से यूएई का गोल्डन कार्ड है। यानी पहले पासपोर्ट कहा, फिर गोल्डन कार्ड पर आ गए। अब पासपोर्ट अलग चीज होती है और यूएई का गोल्डन कार्ड अलग चीज होती है। इसी को लेकर सीएम हेमंता की पत्नी ने कांग्रेस को लपेट दिया, क्योंकि पवन खेड़ा के आरोपों के अगले दिन यानी 6 अप्रैल को असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सवाल पूछे कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास दुबई का गोल्डन वीजा है। गौरव गोगोई ने पूछा कि क्या गोल्डन वीजा इंडियन पासपोर्ट पर है। इस पर सीएम हेमंता की पत्नी ने जवाब दिया कि यह देखना बहुत दिलचस्प है कि 24 घंटे के अंदर आप इजिप्ट के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा से, यूएई के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा से इंडियन पासपोर्ट पर, माफ कीजिएगा, इजिप्ट के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा से इंडियन पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा पर आ गए। यानी सीएम की पत्नी ने सवाल उठा दी कि कांग्रेस अपने ही आरोपों को लेकर कंफ्यूज है। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि सीएम की पत्नी भारतीय हैं या नहीं है यह भी साफ नहीं, जबकि गौरव गोगोई पूछ रहे हैं कि क्या उनके पास दुबई का वीजा इंडियन पासपोर्ट पर है या नहीं है। तो दोनों आरोपों में तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना बॉस। इसी पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस की पाकिस्तान के किसी सोशल मीडिया ग्रुप से गलत जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाए गए। जो पासपोर्ट दिखाए गए वो फोटोशॉप का कमाल है, किसी और के पासपोर्ट पर उनकी पत्नी की तस्वीर चिपका दी गई और इसीलिए वो फायर हैं। वो डंके की चोट पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं एफआईआर कराती, वो क्यों नहीं कोर्ट जाती। जिस आदमी पर आरोप है कि वो झूठ बोल रहा है वो डंके की चोट पर एफआईआर कर रहा है। वो कह रहा है मैं तो कानूनी एक्शन लूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और जो कह रहे हैं कि मेरे पास पुख्ता सबूत है वो कुछ नहीं कर रहे। सीएम हेमंता की पत्नी पर 3 देशों का पासपोर्ट होने का आरोप लगाने वाले पवन खेड़ा की मुश्किल बढ़ती दिख रही, क्योंकि 3 में से जो एक पासपोर्ट इजिप्ट का है उसको लेकर बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों का दावा है कि इजिप्ट के पासपोर्ट को लेकर पवन खेड़ा ने जो दावा किया था उसे इजिप्ट की सरकार ने ही फेक बता दिया। इजिप्ट के दूतावास ने बताया कि जो पासपोर्ट दिखाया गया वो किसी और के नाम पर है, उस पर हेमंता की पत्नी की तस्वीर और नाम चिपकाया गया। इन आरोपों को सीएम हेमंता की पत्नी ने भी फेक बता दिया। सुनिए वो क्या कह रही हैं, फिर बाकी पासपोर्ट के बारे में बताता हूं। How do you see these charges, ma'am? Today, if I ask you, you being an Indian citizen, is it possible to have 3 passports being an Indian citizen per sec? And if you see all the Pakistan, my birth date is coming somewhere, I don't know, around 1996 or where they have, and totally it has been checked. It is a forged document and everybody is congratulating me. यानी रिनिकी भूया शर्मा कह रही हैं कि सब फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए आरोप लगाए गए। अब आपको बताता हूं कि यूएई वाले पासपोर्ट और गोल्डन वीजा का चक्कर क्या है, ये होता क्या है। दरअसल यूएई विदेशी नागरिकों को लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीजा देता है, जिसे गोल्डन वीजा कहा जाता है। जो लोग यूएई में बड़ा निवेश करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को 5 से 10 साल के लिए गोल्डन वीजा दिया जाता है। अगर आप निवेशक हैं तो यूएई में आपको कम से कम सालाना 63 लाख का टैक्स देना होगा। जहां तक यूएई के पासपोर्ट का सवाल है तो विदेशी नागरिकों को यूएई का पासपोर्ट मिलना लगभग नामुमकिन जैसा होता है, बहुत मुश्किल होता है। जिस देश का जितना मजबूत पासपोर्ट होता है उतना ही विदेशी नागरिकों को पासपोर्ट मिलना कठिन होता है। सितंबर 2025 में यूएई का पासपोर्ट का ग्लोबल रैंक में नंबर 1 था बॉस। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां का पासपोर्ट मिलना दुनिया में सबसे कठिन माना जाता है। इसके अलावा यूएई का पासपोर्ट तब मिलता है जब यूएई की नागरिकता मिलती है, और नागरिकता मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको यूएई के प्रति वफादारी की शपथ लेनी होती है।
यूएई की नागरिकता सिर्फ रूलर्स एंड क्राउन प्रिंसेस कोर्ट ऑफिसर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और नॉमिनेशन के जरिए कैबिनेट की मंजूरी पर मिलती है। तो अगर यह कहा जा रहा है कि भाई हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी जो है उनके पास यूएई का पासपोर्ट है, तो सवाल उठता है कि ये इतना मुश्किल है पासपोर्ट मिलना, वो उनको मिल कैसे सकता है? संभव ही नहीं लगता। और गोल्डन वीजा के लिए कुछ निवेश करना जैसे नियम भी हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई सवाल उठा रहे हैं कि अगर सीएम की पत्नी के पास गोल्डन वीजा है तो क्या उनके पास दुबई में प्रॉपर्टी भी है? पवन खेड़ा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनके पास दुबई में 2 प्रॉपर्टी है। पवन खेड़ा ने दावा किया था कि प्रॉपर्टी ओनर के तौर पर सीएम की पत्नी का नाम लिखा है, लेकिन इसे लेकर सीएम हेमंता ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ऑनलाइन उस प्रॉपर्टी की डिटेल डाल रहे हैं और सर्च किया तो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर दिख रही। इसी को लेकर सीएम का दावा यह है कि कांग्रेस ने फर्जी दस्तावेज दिखाए और वो पूरे अग्रेशन में कह रहे हैं कि भाई साबित करो ना कि भाई ये प्रॉपर्टी जो तुम दिखा रहे हो मेरी है। जिस कंपनी की बात कही गई उसके लिए भी कहा जा रहा था कि भाई 3 दिन पहले ही रजिस्टर्ड हुई थी। तो अभी तक जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें पवन खेड़ा फंसते दिख रहे हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो शायद पवन खेड़ा ने सोचा था कि जैसे नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, उनको तानाशाह भी बुलाते रहो। नरेंद्र मोदी कुछ रिएक्ट नहीं करते, उनका अपना हिसाब रहता कि मैं काम करूंगा और काम से जो है लोगों के बीच में जाऊंगा काम लेकर और अपना वोट पाऊंगा। नरेंद्र मोदी पे पत्थर मारो, वो कुछ रिएक्ट नहीं करते। कांग्रेस ने सोच लिया शायद यही हेमंता बिस्वा शर्मा भी करेंगे। वो भूल गए कि हेमंता बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस से ही बीजेपी में आए और वो इस तरह से बर्दाश्त करने के मूड में लग नहीं रहे। खैर, एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा के एक्शन ने राहुल एंड टीम के होश उड़ाए हुए हैं, वहीं बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के होश उड़ गए। ममता बनर्जी के होश उड़ाने वाली खबर यह है कि आज ही बंगाल के एसआईआर को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया कि वहां वोटर लिस्ट में कुल हटाए गए नामों की संख्या 90 लाख के पार चली गई। दरअसल बंगाल में एसआईआर की प्रोसेस 3 बड़े चरणों में पूरी। पहला चरण पिछले साल दिसंबर में जारी किए गए ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 58,20,000 नाम हटाए गए। दूसरा चरण इसके बाद इस साल फरवरी में जारी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में 5,46,000 के नाम हटाए गए, जिसके बाद कुल हटाए गए वोटर्स का आंकड़ा 63 लाख के पार चला गया था। और अब तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर चुनाव आयोग ने 60 लाख से ज्यादा वोटर्स को जांच के दायरे में रखा था। इनमें से अब तक करीब 59,84,000 मामलों का निपटारा हो चुका है। इस जांच के बाद करीब 32,68,000 वोटर्स के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़े गए, जबकि करीब 27,16,000 नाम काट दिए गए। ऐसे में बंगाल में वोटर लिस्ट से काटे गए कुल नामों की संख्या अब 90 लाख के पार चली गई है। और आप देखिए कि ऐसा पहली बार हुआ जब चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर के मामले में जिलेवार लिस्ट जारी की है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 4,55,137 नाम हटाए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर 24 परगना जिला है, जहां 3,25,666 नाम कटे। वहीं दक्षिण 24 परगना में 2,22,929 नाम कटे। मालदा में 2,39,375 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटे। पूर्व बर्धमान में 2,09,805 मतदाताओं के नाम लिस्ट से कट गए। ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और ममता बनर्जी को भर भर कर वोट करते रहे। इसी को लेकर ममता बनर्जी की टेंशन और बढ़ गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर की कुटिल प्रक्रिया के तहत उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लाखों असली मतदाताओं के नाम काट दिए। यहां तक कि धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े संतों और महात्माओं के नाम भी बेरहमी के साथ वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि जिस मिशनरी ऑफ चैरिटी को मदर टेरेसा ने बनाया, उसके भी 300 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। इसके साथ ही रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कई संतों के नाम हटा दिए गए। यही नहीं, ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के भी कई नाम वोटर लिस्ट से कटने का दावा किया। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों ने इतनी बेशर्मी से बंगाल के वैध मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, इस चुनाव में जनता को खुद उन्हें बिना किसी रहम के बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भरोसा दिया कि जिनके नाम नहीं आए हैं वो चिंता न करें, उनके लिए वो ट्रिब्यूनल तक जाएंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी भवानीपुर सीट से भी 40,000 वोट काटे गए। सुनिए एक बार। चारी दुराचारी सर्वनाशी स्वैराचारी ব্যবিচারী ভোট কাটারি এদের বিরুদ্ধে দিন উপযুক্ত জবাব বদলা নিন
জোড়া ফুলে ভোট দিন, বিজেপিকে একেবারে শূন্য 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 নামিয়ে দিন। एसआईआर पर जिस तरह ममता हर दिन नया हंगामा कर रही हैं, उस पर अमित शाह ने उन्हें आज निशाने पर लिया और कहा कि घुसपैठियों का नाम कटने से ममता बनर्जी को दर्द हो रहा है। अमित शाह को सुनिए। घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कटवा रहे हैं। ये ममता दीदी और राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है। जो शरणार्थी बंगाली भाई बहन यहां आए हैं, उनको मतदान का अधिकार देने से आप विरोध कर रहे थे, और घुसपैठियों का क्यों स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। देखिए, बंगाल में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, लेकिन अगर अमित शाह का दावा यह है कि 90 लाख जो नाम कटे वो सारे घुसपैठिए थे, तो सवाल तो यह भी उठेगा फिर ये 90 लाख घुसपैठिए बाहर कब जाएंगे? क्या सिर्फ एसआईआर में इनका नाम हटेगा या इनको देश से भी हटाया जाएगा, और वो कैसे होगा? वो भी एक बड़ा सवाल है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा भारत को धमकाने निकले पाकिस्तान की नई बेइज्जती। अब वो एक्शन होगा कि सब घर में बंद हो जाएंगे क्या? महंगाई, भूखमरी, गरीबी से जूझते भिखारी पाकिस्तान के और टुकड़े होंगे? राजनाथ सिंह ने क्या कह दिया जिससे हड़कंप मच गया? अब इसका चैप्टर। अमेरिका रुक नहीं रहा, ईरान झुक नहीं रहा, लेकिन इधर पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ईरान की हालत देखकर पाकिस्तान को अंदाजा है कि उसकी भी हालत पतली होने वाली है। पाकिस्तान में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी जनता के सामने शेखी बगारने के चक्कर में ख्वाजा आसिफ ने यह तक कह दिया कि कोलकाता तक घुसकर हमला करेंगे। जवाब में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की फाइनल वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ऐसे वक्त में आई जब वहां महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम ने जनता का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तान में आटा खरीदना तक चुनौती बन गई। अब तो बिजली बचाने के लिए ब्लैकआउट किया जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कोरोना काल जैसा लॉकडाउन लग गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद कौन कौन सा सामान कितना महंगा हो गया, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। लेकिन पहले एक झलक देखिए। 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। भाई, पाकिस्तान सिर्फ महंगाई नहीं झेल रहा, बल्कि वो इस खौफ में भी जी रहा है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना करे। वहां पाकिस्तान में कैसे लॉकडाउन लग रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, लोग कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं, वो आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान में भूचाल आ गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत यदि की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा, यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में बदहाल है। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान भयंकर एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। आज रात 8 बजे से पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है। पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया है, जिसके मुताबिक बाजार और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। रात 8 बजे के बाद किसी तरह की दुकान नहीं खुलेगी। बेकरी, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। शादी के हॉल रात 10 बजे के बाद बंद करने होंगे। घरों में भी रात 10 बजे के बाद कोई समारोह नहीं होगा। यानी रात 10 बजे के बाद पाकिस्तान में सबको कहा गया है कि सो जाओ, बिजली बचाओ, सुबह उठेंगे तो देखेंगे। यह सब तब हुआ जब पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम रातों रात बढ़ गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल 458 रुपए लीटर मिल रहा, डीजल के दाम 520 रुपए प्रति लीटर। रात में जब दाम बढ़े तो लोग पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हो गए। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ा दिए गए, लेकिन इसके बाद भी पेट्रोल मिल नहीं रहा, जिसके बाद कई पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान दावा करता है कि वो ईरान युद्ध रुकवाने में मदद कर रहा है। ईरान से उसके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान से अपने तेल के जहाज नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है।
पाकिस्तान में मार्च तक पेट्रोल की कीमत 321 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज की डेट में 458 रुपए प्रति लीटर है। यानी एक महीने में पेट्रोल 137 रुपए महंगा हो गया। इसी तरह मार्च तक डीजल के दाम 335 रुपए प्रति लीटर थे, जो अब अप्रैल में बढ़कर 520 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एक महीने में डीजल के दाम 185 रुपए बढ़ गए। पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,930 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से परिवहन भाड़ा 65% बढ़ गया है। हालत यह हो गई कि पाकिस्तान में पेट्रोल अब छोटी छोटी बोतलों में मिल रहा है। तो पाकिस्तान में जो सरकार में बैठे हैं, उनके जैसे ही लोगों की गाड़ियां बनाकर, मतलब जानवरों की गाड़ियां बनाकर प्रदर्शन हो रहा है। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आजकल हम सब टाइप सी चार्जर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने सोचा है कभी कि उसे टाइप सी चार्जर ही क्यों बुलाते हैं? टाइप पी, टाइप टी, टाइप एन क्यों नहीं? उसमें सी का मतलब क्या होता है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल टाइप सी में सी की कोई लंबी चौड़ी फुल फॉर्म नहीं है। यह यूएसबी तकनीक की तीसरी सफल जनरेशन है। थर्ड जनरेशन होने की वजह से ही इसे सी कहा जाता है। इससे पहले के जनरेशन के जो चार्जर आते थे उन्हें टाइप ए और टाइप बी कहा गया। अब इसके आने के बाद, चूंकि ये थर्ड था, ए और बी के बाद आया, तो इसका नाम टाइप सी रख दिया गया। सबसे पहले टाइप ए आया था, जो हम पेन ड्राइव में देखते थे, उसको टाइप ए चार्जर कहते थे, या टाइप ए कहते थे। इसके बाद टाइप बी आया, जो प्रिंटर या पुराने फोन में दिखाई देता था। इसके बाद अब ये तीसरी पीढ़ी के तौर पर टाइप सी की एंट्री हुई। इसका आकार अंग्रेजी के सी अक्षर से भी मेल खाता है, इसलिए भी इसे पहचान यही मिली। पुराने पोर्ट्स ए और बी वाले जो थे, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उन्हें एक ही निश्चित दिशा में आप लगा सकते थे। गलत तरफ से जोर से लगाइएगा, टूट जाता था। टाइप सी को रिवर्सिबल डिजाइन के साथ बनाया गया, मतलब जिधर से लगाइए लग जाएगा। केबल को किसी तरफ से लगाइए, केबल काम करता है। टाइप सी चार्जर के कई फायदे भी हैं। यह 10 Gbps या उससे भी अधिक की गति से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। पुरानी तकनीक के मुकाबले ये कई गुना ज्यादा बिजली सप्लाई कर सकता है, जिससे लैपटॉप भी चार्ज हो जाए। ये सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं, बल्कि मॉनिटर, टीवी कनेक्ट करने और वीडियो आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी तीसरी पीढ़ी का होने की वजह से और इसके पहले की पीढ़ी के नाम ए और बी होने की वजह से इसे टाइप सी कहा गया। और अब इसके बाद हो सकता है कि कंपनियां पूरी तरह पोर्टलेस डिवाइस जैसी तकनीक पर भी काम करें, लेकिन वो वक्त बहुत जल्द आने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं लगती। हालांकि हमारे लिए आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। आज के लिए इतना।